तो मेरा आज का जो टॉपिक है साहब, जो मुझे आदेशित किया गया है, वो क्रिटिकल इश्यूज ऑन जीएसटी मुझे अवार्ड किया गया है। और जब हम इश्यूज की बात करते हैं तो जीएसटी में वी हैव वेरियस इश्यूज अवेलेबल अंडर डिस्प्यूट। सबसे पहले अगर हम जीएसटी की बात ही करें और सप्लाई की बात करें, जब सप्लाई की हम बात करते हैं तो सप्लाई की बात में सबसे पहली बात शुरू होती है सप्लाई की परिभाषा, डेफिनेशन से। और सप्लाई की डेफिनेशन कहीं भी जीएसटी एक्ट में परिभाषित नहीं की गई है, क्योंकि हम किसी भी एक्ट में जब डेफिनेशन को देखते हैं तो सेक्शन 2 जो है वो डेफिनेशन की बात करता है, परंतु सप्लाई को नोवेयर हैज डिफाइंड अंडर जीएसटी एक्ट। और यहीं से समस्याएं स्टार्ट होती हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जिस प्रकार मैन्युफैक्चरिंग जो टर्म्स थी, मैन्युफैक्चरिंग टर्म को समझने में हमें लगभग 50 इयर्स लग गए, और उसके बाद भी एक्साइज लॉ में मैन्युफैक्चरिंग को लेकर आखिरी तक विवाद चलते रहे। तो शायद जीएसटी में सबसे पहले किसी चीज को लेकर झगड़े स्टार्ट होंगे तो वो सप्लाई को लेकर स्टार्ट होंगे। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि जब हम सप्लाई की डेफिनेशन देखते हैं तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार की डेफिनेशन आती है कि सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज सच एज सेल, एक्सचेंज, ट्रांसफर, बार्टर, रेंटल, लीज, लाइसेंस, डिस्पोजल मेड और एग्रीड टू बी मेड फॉर कंसिडरेशन इन द कोर्स ऑफ फर्दर बिजनेस। इतनी ब्ला 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 करके हमारे सामने डेफिनेशन आती है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 शेड्यूल वाइज फिर हमारे सामने एक्सप्लेनेशन आते हैं कुछ ना कुछ। तो जब हम सप्लाई की बात कर रहे हैं और सप्लाई को कहीं पर भी डिफाइन नहीं किया गया है, मैं आप लोगों से जवाब चाहूंगा चैट बॉक्स में। देखिए, मैं आपको बिजी पूरा रखूंगा साहब। मैं आप लोगों से सवाल कर रहा हूं कि सप्लाई की डेफिनेशन जो है वो इंक्लूसिव है या एक्सक्लूसिव है? इट इज इंक्लूसिव डेफिनेशन और इट्स एक्सक्लूसिव डेफिनेशन? काइंडली कमेंट इन चैट बॉक्स। सप्लाई की डेफिनेशन क्या है? चिरंजी जी कह रहे हैं इट्स इंक्लूसिव डेफिनेशन। नवनीत जी इंक्लूसिव डेफिनेशन। ओ, ऑलमोस्ट सभी लोगों का यह कहना है कि इट्स इंक्लूसिव डेफिनेशन। राजेश जी कह रहे हैं वेरी वाइड। सर, मैंने शुरुआत ही इससे करी थी कि सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई। सप्लाई में सभी प्रकार की सप्लाई शामिल होती है, एंड दे हैव नॉट डिफाइंड द सप्लाई वर्ड एट ऑल। सप्लाई है क्या? सबसे पहले तो हमें यह देखना है डिपार्टमेंट ने या गवर्नमेंट ने या काउंसिल ने जानबूझकर इस तरह की डेफिनेशन को जो है दिया गया। वे चाहते तो इसमें शेल वर्ड, मस्ट वर्ड, इस तरीके के वर्ड्स रह सकते थे अगर उनको इंक्लूसिव डेफिनेशन देना होती तो। बट उन्होंने कहीं भी डेफिनेशन को इस तरीके से डिफाइन नहीं किया। इंटेंशनली उन्होंने इस तरीके के कोई वर्ड्स नहीं लिए। मीन्स इंक्लूड्स, शेल मीन्स, शेल इंक्लूड्स। उन्होंने जो डेफिनेशन दी वो एक बहुत ओपन डेफिनेशन दे दी, और इसी कारण से सबसे डेफिनेशन जो है वो सप्लाई वर्ड्स में हमें दिखने को मिलेंगे। ये सारे कर चुके हैं कि सप्लाई की ये डेफिनेशन हमारे सामने है। लेकिन जब हम इन वर्ड्स को पढ़ते हैं, सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज, डिस्पोजल मेड और एग्रीड टू बी मेड, तो हमें एक बात ध्यान रखना है, रूल्स ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन का, जिसका आशय ये होता है कि जहां पर इस तरीके की डेफिनेशन होती है, जहां पर इस तरीके की कोई परिभाषा हमारे सामने होती है, वहां पर जिस प्रकार के वर्ड्स यूज किए जाते हैं उस वर्ड से मिलते जुलते वर्ड्स को आप साथ में ले सकते हैं, उसके अतिरिक्त दूसरे शब्द को आप साथ में नहीं ले सकते हैं। अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट की बात करता हूं तो कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूड सब कॉन्ट्रैक्ट, कंसाइनमेंट इंक्लूड्स। सर शायद किसी के यहाँ से मेरे ख्याल से जो भी कोई साहब हैं वो अपने आप को सब म्यूट करके रखें। जितने भी डेलीगेट से मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे कि कृपया अपने आप को म्यूट करके रखें। कृपया अपना कोई माइक्रोफोन ऑन ना करें। सो जेनरिक वर्ड्स की हम बात करते हैं, वहां पर मैंने जैसे आपसे कहा कि रिजेम्बलिंग वर्ड्स जो होंगे वो इंक्लूड होंगे। कॉन्ट्रैक्ट में सब कॉन्ट्रैक्ट, लीज में सब लीज वर्ड इंक्लूड होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं कि कुछ हम एक्सरसाइज कर कर देखते हैं कि कोई चीज सप्लाई
आपके हिसाब से सप्लाई आती है या नहीं आती है, मेरे हिसाब से सप्लाई आती है या नहीं आती है। और देखिए जीएसटी में एक से ज्यादा व्यू हो सकते हैं और सभी के व्यू करेक्ट हो सकते हैं, बिकॉज इट्स अ न्यू लॉ। ए ने बी को मटेरियल सेल किया, मटेरियल रास्ते में था, एक्सीडेंट हुआ। पहला क्वेश्चन आप लोगों से है चैट बॉक्स में, क्या बी को इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगी? फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से है कि क्या बी को इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगी? ए ने बी को मटेरियल सेल किया, मटेरियल ऑन द वे था और एक्सीडेंट हो गया। क्वेश्चन ये है कि क्या बी को उसकी इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगी? दो मेंबर्स का कहना है मिलेगी, बाकी मेंबर्स का कहना है कि नहीं मिलेगी। नवनीत कुमार गोयल मुजफ्फरनगर कह रहे हैं नो। अशोक कुमार सिंगला बरनाला कह रहे हैं नो। शैलेन जैन जी ललितपुर कह रहे हैं यस। जयप्रकाश गुप्ता खेकड़ा बागपत कह रहे हैं नो। प्रिंस गर्ग जी अलीगढ़ कह रहे हैं यस। सभी लोग कह रहे हैं साहब नो, केवल दो को छोड़ के। एक अजय कुमार बोथरा साहब हैं कैलकाटा से, वो कह रहे हैं नो। नहीं मिलेगी, क्योंकि जब हम आईटीसी की कंडीशन में जाते हैं और वहां पर बेसिक कंडीशन सेक्शन 16 के अंदर हम देखते हैं तो यू मस्ट रिसीव गुड्स और सर्विसेज एक वर्ड आता है, और लगभग सभी लोग उस बात को लेकर बोल रहे हैं कि नहीं मिलेगी। देखिए साहब, मिल भी सकती है और नहीं भी मिलेगी, दोनों लोग सही हैं। कैसे सही हैं? रिसीव्ड गुड्स का क्या मतलब माना जाए, वेदर एक्चुअल डिलीवरी होना जरूरी है या नहीं। लाइक वेयर हाउस में कोई गुड्स पड़ा है, इसको हम इस तरीके से समझते हैं, किसी व्यक्ति ने किसी गुड्स का सौदा किया और गुड्स वेयर हाउस में पड़ा है, कस्टम बॉन्डेड वेयर हाउस के अंदर गुड्स पड़ा है और उस व्यक्ति ने उस गुड्स को ले लिया। रिसीव का मतलब क्या है? या हमारे यहाँ पर ऐसा होता है कि दो कंपनीज हैं या तीन कंपनीज हैं, ए कंपनी बी को माल बेचती है और वही माल बी कंपनी सी को आगे बेच देती है। वास्तविक डिलीवरी होना है या बाय राइट जो है उस गुड्स में, वो राइट अगर आपके पास आ जाता है तो वो गुड्स आपका मान लिया जाता है। अगर किसी माल में, किसी वस्तु में सप्लाई नॉट कंप्लीटेड, सर सप्लाई तो हो गई, दिनेश जी बोल रहे हैं कि सप्लाई नॉट कंप्लीटेड, आगरा से संजय जी बोल रहे हैं गुड्स नॉट रिसीव। सर मैं कह रहा हूं दोनों चीजें सही हैं। रिस्क और रिवॉर्ड जहां पर ट्रांसफर हो जाता है, डिलीवरी वहां कंप्लीट हो जाती है। सबसे पहली बात, मान लीजिए कोई व्यक्ति आपकी दुकान पर आया, आप कांच की वस्तुओं का व्यापार करते थे और आपने उससे कहा कि बॉस मैं रिस्क रिवॉर्ड नहीं ले रहा हूं, आप इस माल को मैं तो मेरी दुकान पे आपको दे रहा हूं, आपकी इच्छा पड़े तो आप ले पधारो, नहीं पड़े तो मैं इस बात की गारंटी नहीं ले रहा हूं कि मैं आपके घर पे इसको पहुंचा दूंगा। आपने रिस्क रिवॉर्ड वहीं पर ले लिए, उस व्यक्ति ने गुड्स आपको वहीं पर सौंप दिया। बहुत सी बार ऐसा होता है कि आप जब ट्रांजैक्शन करते हैं तो कोई वस्तु आप उसके राइट्स ले लेते हैं, वेयरहाउस में पड़ी हुई है साहब कहीं पर वस्तु, गुड्स कस्टम बॉन्डेड वेयरहाउस में या किसी और वेयरहाउस में पड़े हैं। या बहुत सी बार ऐसा होता है कि दो तीन फर्म्स होती हैं, ये देखिए ये आपको कहां पर काम आएगा ये कंसेप्ट। मान लीजिए एक ही परिवार में दो या तीन फर्म्स होती हैं और वहां पर वास्तविक डिलीवरी नहीं होती, लेकिन डॉक्यूमेंट्स के थ्रू किसी वस्तु का विक्रय किया जाता है, दिया जाता है, क्या इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगी? लॉ मेकर का ये इंटेंशन नहीं है, रिसीव्ड का वास्तव मतलब ये नहीं है कि मुझे फिजिकल डिलीवरी होना चाहिए। अगर किसी वस्तु के राइट्स मुझे मिल चुके हैं, राइट्स किस चीज के? उसकी ओनरशिप के, उसकी रिस्क रिवॉर्ड मुझे ट्रांसफर हो गई है, तो फिर वो वस्तु मुझे रिसीव मान ली जाएगी, पहली बात। दूसरी बात, सामान्य बात करूं जहां पर कि डिलीवरी एफओआर डिलीवरी है, वहां पर रिस्क रिवॉर्ड ट्रांसफर नहीं हुए हैं, और क्योंकि वहां पर रिस्क रिवॉर्ड ट्रांसफर नहीं हुए, वहां पर मुझे इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगी। तो दोनों पक्ष का उत्तर जो है वो एक तरीके से सही है। किसी व्यक्ति ने पहला पार्ट सोच के दिया और उसने कहा कि आईटीसी मिलेगी, यस अगर रिस्क रिवॉर्ड ट्रांसफर हो गए थे यू आर मच एलिजिबल फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट, और रिस्क रिवॉर्ड अगर ट्रांसफर नहीं हुए थे then you are not supposed to get the input tax credit क्योंकि you have not received the goods। पहली बात। दूसरी बात, अगला क्वेश्चन आपसे फिर है, वो जो माल नष्ट हुआ क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड ट्रांसफर हो गए थे और बी ने उसका इंश्योरेंस करवा रखा था, बी को इंश्योरेंस क्लेम मिलता है साहब। 5 लाख का माल जो था वो लॉस्ट हुआ और बी को 5 लाख रुपए इंश्योरेंस क्लेम मिलता है। वेदर दिस 5 लाख रुपीज इज सप्लाई और नॉट, काइंडली कमेंट इन चैट बॉक्स।
शुड आई रिपीट वंस अगेन? क्या मैं क्वेश्चन को फिर रिपीट करूं? सर आ रहे हैं, जवाब आ रहे हैं, यस बोल रहे हैं ज्यादातर। अशोक कुमार जी सिंगला मुजफ्फरनगर, अरुण जी कह रहे हैं यस, बरनाला से यस कह रहे हैं। नवनीत गोयल मुजफ्फरनगर यस बोल रहे हैं। शिव जी कह रहे हैं यस, चौहान एडवोकेट यस बोल रहे हैं। शिवेंद्र जी कह रहे हैं यस, दिनेश जी कह रहे हैं कि डिपेंड अपॉन डिलीवरी वेयर द एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव। वीएस चौहान जी कह रहे हैं यस। शैलेंद्र जैन जी ललितपुर कह रहे हैं आरआईटीसी उन 5 लाख मिलेगी। तरुण जी कह रहे हैं कि नो इट्स नॉट सप्लाई। अजय जी कह रहे हैं कि नो इट्स नॉट सप्लाई, अजय बोथरा जी। शैलेंद्र जैन साहब कह रहे थे आरआईटीसी 5 लाख का, इससे क्या अल्लाह। राजेंद्र जी कह रहे हैं नहीं, राजेश जी कह रहे हैं नहीं, ये सप्लाई नहीं है। शैलेन दिनेश जी कह रहे हैं कि ना कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी की बात कर रहे हैं। और आरआईटीसी ऑन 5 लाख, आरआईटीसी का मतलब समझ नहीं आया। रिसीव आईटीसी ऑन 5 लाख, 5 लाख के ऊपर आईटीसी भी मिल जाएगी, ऐसा वो शायद कहना चाह रहे हैं। ठीक है, ये सप्लाई नहीं है साहब, जो इंश्योरेंस क्लेम आपको मिल रहा है ये सप्लाई नहीं है। सप्लाई क्यों नहीं है? हम पहले गुड्स की और सर्विसेज, देखिए सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो या तो वो गुड्स होना चाहिए या सर्विस होना चाहिए, ये दोनों है, उसके बाद हम ये सारी कंडीशंस देखेंगे। जब हम गुड्स की डेफिनेशन में जाते हैं तो गुड्स की डेफिनेशन बोलते हैं ऑल काइंड्स ऑफ असेट्स और ऑल काइंड्स ऑफ गुड्स विच आर मूवेबल is considered as a goods. So anything which is movable is a goods except currencies and securities, including growing crops and actionable claims. सर्विसेज में भी कुछ इसी तरीके की डेफिनेशन है, एनीथिंग विच इज नॉट गुड्स इज अ सर्विस। लेकिन जब हम शेड्यूल 3 में जाते हैं, जो ट्रांजेक्शन नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स है नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप, फ्यूनरल ब्यूरल सर्विसेज, वहां पर लॉटरी, बैटलिंग, गैम्बलिंग को छोड़ के किसी भी प्रकार के एक्शनेबल क्लेम को जो है वो सप्लाई नहीं माना गया है। और इंश्योरेंस क्लेम इज एन एक्शनेबल क्लेम एंड बिकॉज इट्स एन एक्शनेबल क्लेम्स देयरफॉर ये सप्लाई नहीं है। तो अगर किसी व्यक्ति को इंश्योरेंस क्लेम मिलता है तो वो सप्लाई नहीं माना जाएगा और उसके ऊपर जीएसटी दे नहीं होगा। हाँ, अब यहां पर एक चीज जो है वो बहुत सी बार ऐसा होता है कि साहब आपने अगर कोई आईटीसी रिसीव कर ली है तो उसका क्या होगा? तो वो आईटीसी आपको रिवर्स करना पड़ेगी। क्यों रिवर्स करना पड़ेगी? क्योंकि वो सप्लाई के लिए यूज नहीं हुई है। उतना डिपार्टमेंट जो है आपसे लिटिगेशन में ला सकता है और बात कर सकता है कि इट इज अगेन इट इज अ डिस्प्यूटेबल मैटर कि वेदर इट इज यूज्ड और आर इंटेंडेड टू बी यूज। लेकिन वो कहेगा कि फ्री, डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रॉय और वो सारी जो डेफिनेशंस में आती हैं जहां पर आईटीसी रिवर्सल की बात आती है, तो वहां पर वो जाकर बोलेगा कि बिकॉज गुड्स इज डिस्ट्रॉय देयरफॉर यू आर नॉट सपोज्ड टू गेट द इनपुट टैक्स क्रेडिट। सो यहां तक अगर किसी को कोई दिक्कत है तो प्लीज पूछिए, और ठीक चल रहा हो तो आप यस लिख दीजिए, और इसको सिस्टम को चेंज करना हो तो भी बोल दीजिए, सो वी कैन चेंज द सिस्टम। चलने दें, ऐसे ही चलने दें। ठीक है सर सिस्टम? जी जी सर, सबकी ये सारी जाता है सर। सबने राजेश कपूर साहब भी ओके बोल रहे हैं, राहुल दत्त शर्मा जी भी ओके कर रहे हैं, रेडमी के नाम से कोई साहब है वो यस बोल रहे हैं। चलिए सर, तो बिजनेस, अब हम आते हैं बिजनेस के ऊपर कि बिजनेस की जब हम बात करते हैं तो बिजनेस इंक्लूड्स व्हाट? एनी ट्रेड। कीर्ति सर, एक शैलेंद्र जैन साहब का कुछ मेरे ख्याल से ऑब्जेक्शन है, इनका जरा क्लेरिफाई कर दीजिए। हाँ, बोलिए सर, बोलिए प्लीज। इनका कहना है कि बट आईटीसी टू 10 लाख के गुड्स पर है। आप अनम्यूट कीजिए ना सर, अनम्यूट करके पूछ लीजिए सर। होगा। यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड प्लीज आस्क मी। हाँ सर, मैं यही कह रहा था, गुड्स तो 10 लाख रुपए का आया है सर जी। तो आईटीसी चूंकि मूविंग हो चुका है, बिल रेज हो चुका था, तो 10 लाख रुपए की आईटीसी जीएसटी पोर्टल पर शो कर रहा था। करेक्ट। बट हमारा एक्सीडेंट हो गया, उसमें से 5 लाख का मेरे को लॉस हो गया,
वो गुड्स मेरे पास नहीं आया, 2 महीने 4 महीने बाद क्लेम बना इंश्योरेंस से, उसका मेजरमेंट हुआ 5 लाख का, तो एज पर अकाउंट्स तो सर मेरे पास 10 लाख का आ गया है, बट जो बीमा क्लेम हुआ वो 5 लाख का होगा, तो 5 लाख की तो RITC करना पड़ेगी ना सर, कि पूरी 10 लाख की थोड़ा करना पड़ेगी सर। हाँ, 5 लाख के जितना गुड्स मेरा भाई नहीं मिला है मुझे, उतने गुड्स की मुझे रिवर्सल करना पड़ेगी सर, एज पर अकॉर्डिंग इंश्योरेंस क्लेम। हाँ, इंश्योरेंस क्लेम नहीं सर, अब गुड्स लॉस्ट हुआ है, बट वो जो लॉस हुआ वो इंश्योरेंस अकॉर्डिंग इंश्योरेंस क्लेम को उस पे तो होगा ना 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 सर, 5 लाख इज योर लॉस। अगर मान लो 10 लाख का गुड्स था और पूरा 10 लाख का खत्म हो गया, इस एग्जांपल को ऐसे लेते हैं, 10 लाख का बिलिंग हुआ, 10 लाख का गुड्स आया आ रहा था, पूरा डिस्ट्रॉय हो गया और 5 लाख रुपए इंश्योरेंस क्लेम मिले, 5 लाख रुपए का लॉस हो गया, आप यही कहना चाह रहे हैं? जी। पहली बार आपको ITC मिलती है साहब, ITC कब? जब आपको गुड्स रिसीव हुआ, आपने उसकी नोशनल डिलीवरी एक तरीके से ले ली थी, रिस्क रिवॉर्ड आपके सारे आ गए थे, आप एलिजिबल थे, ITC क्लेम करी आपने 10 लाख रुपए की, आपको पोर्टल पे भी 10 लाख की दिख रही थी। जब आप आगे आते हैं ITC में, तो ITC के अंदर आपको एक प्रोविजन मिलता है सर, जहां पर ये कहते हैं कि अगर आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम की है और उस गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है एज अ गिफ्ट, एज अ फ्री सैंपल, या वो गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया है किसी कारण से, तो जितनी इनपुट टैक्स क्रेडिट आपने उसकी क्लेम की वो आपको रिवर्स करना है। और क्योंकि यहाँ पर 10 लाख का पूरा गुड्स मेरा डिस्ट्रॉय हुआ है, सो आई हैव टू रिवर्स द इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन होल 10 लाख रुपीज इंस्टेंट ऑफ 5 लाख। ऐसा नहीं कि मेरे को जितना इंश्योरेंस क्लेम इज नॉट सप्लाई, एंड बिकॉज इट इज नॉट सप्लाई, अगर वो सप्लाई होता तो मेरा ट्रांजैक्शन वैल्यू वाला सिस्टम लगता, और ट्रांजैक्शन वैल्यू वाला सिस्टम लगता तो फिर मुझे उसका कंप्लीट मिलता, क्योंकि अगर प्राइस इज सोल कंसिडरेशन फॉर एनी ट्रांजेक्शन तो वैल्यूएशन रूल सेक्शन 15 लगता मेरा, बट यहाँ पर बिकॉज इट इज नॉट सप्लाई, देयरफॉर मुझे 10 लाख के ऊपर ITC क्या करना पड़ेगा सर? रिवर्स करना पड़ेगा। इट इज माय हम्बल सबमिशन। बट सर स्टॉक तो थोड़ा बहुत बचा हुआ है ना सर मेरे पास, पूरा 10 लाख का स्टॉक तो जितना बचा उतने का नहीं करूंगा, कितने का सर? मैंने कहा 10 का आया और 10 का पूरा जल गया, पहले मैंने ये दिया, अब मैं इसको दूसरे तरीके से ले लेता हूँ, 10 का आया, 8 का जला, 2 का नहीं जला, 2 लाख के ऊपर जितनी ITC होगी वो मुझे मिल जाएगी, 8 लाख के ऊपर जितनी होगी मुझे रिवर्स करना पड़ेगी। क्लियर है सर? जी। चलो, तो संजीव अरोड़ा जी बोल रहे हैं कि नो फुल गुड अमाउंट्स। क्या बोल रहे हैं सर? संजीव अरोड़ा जी अंबाला से कह रहे हैं नो फुल गुड्स अमाउंट का RITC। फुल गुड्स लॉस, सो देयर इज सर, जहां पर पूरा हुआ है वहां पर पूरा, जहां पर पूरा नहीं हुआ है, अभी सर ने क्या, शैलेंद्र जी ने बोला कि साहब मेरा 10 में से 8 का ही लॉस हुआ, 2 का गुड्स मेरे पास है जी, तो क्योंकि वो 2 का लॉस नहीं हुआ है तो मैं उसका रिवर्स नहीं करूंगा। दीपक जैन भी ये कह रहे हैं कि जितने रुपए का आप पुनः विक्रय नहीं करेंगे उस पर RITC होगी। हाँ, जितने का भी आपका लॉस हुआ उसके ऊपर रिवर्सल होगा सर। क्लियर? जी जी सर। अशोक कुमार सिंगला बरनाला से बोल रहे हैं कि एज द ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट हेल्ड इन द केस ऑफ बाई मुंबई ट्रस्ट वर्सेस सुचित्रा, the liability to pay GST would arise only where payment received linked to a supplier. ये सब क्या नाम है? By Mumbai Trust versus Suchitra, liability to pay GST would arise only where payment received linked to a supplier. Yes. तो क्या दिक्कत है सर? सेम बात ही तो बोल रहे हैं सर। नहीं सर, आपके मतलब खाली कंफर्मेशन कराना चाह रहे हैं आपसे कि सही है कि नहीं, है ना? आप ही कंसेंट देना चाह रहे हैं। बिजनेस सेक्शन 2 सबसेक्शन 17 बिजनेस की डेफिनेशन देता है। बिजनेस कहता है कि एनी ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोफेशन, वोकेशन, एडवेंचर, वेजर और अदर सिमिलर एक्टिविटीज जो है वो सब बिजनेस के अंदर आएगी, वेदर और इट इज नॉट फॉर अ पेक्यूनरी बेनिफिट। अब बात ये आती है साहब, बहुत सारी जगह ऐसा होता है कि एक एक्टिविटी जो है वो बिजनेस नहीं है, प्राइमरी एक्टिविटी अगर बिजनेस नहीं है और वो अगर कोई एंसिलरी एक्टिविटी करता है तो वो भी बिजनेस में नहीं आएगी। उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति है और वहां पर जैसे मंदिर है, अभी मंदिर, कोई व्यक्ति मंदिर के अंदर जनरली कोई भी काम हो रहा है, वो क्योंकि बिजनेस नहीं है और मंदिर में अगर किसी प्रकार का छोटा मोटा पैसा आता है तो क्योंकि मंदिर व्यापार नहीं है, मंदिर के अंदर कोई प्राप्ति व्यापार नहीं है और मंदिर में छोटा मोटा भंगार बिकता है
या कुछ होता है, तो वो रिसिप्ट सप्लाई की डेफिनेशन में लेके आपको रजिस्ट्रेशन की लायबिलिटी नहीं आएगी, क्योंकि वो व्यापार नहीं है, व्यापार की डेफिनेशन में वो नहीं आएगा। इज इट क्लियर और नॉट? अगर इसमें किसी को दिक्कत है तो प्लीज रेज दी हैंड। अजय कुमार बोथरा साहब कह रहे हैं, एक मिनट आप अनम्यूट मुझे करवा दीजिए। जी, कलकत्ता से अजय कुमार बोथरा साहब हैं, कह रहे हैं मेरे को अनम्यूट करा दीजिए। हाँ हाँ करिए ना, बिल्कुल करिए जी अजय भाई बोलिए। नमस्ते सर। नमस्कार साहब, बोलिए सर। जब तक मेरे को गुड सर्विस नहीं मिली है, मैं आउटपुट कलेक्शन नहीं कर रहा हूँ, तो इनपुट का तो मेरा कोई रास्ता ही नहीं है। सर मैं आपसे क्या निवेदित कर रहा हूं, डिलीवरी दो प्रकार की होती है साहब। किसी वस्तु के मालिक आप माने जाते हैं, वस्तु आपको प्राप्त हुई, प्राप्त होने का क्या मतलब है साहब? क्या वास्तविक रूप से फिजिकल रूप से आपको प्राप्त होना? उन्होंने ये लिखा है कि फिजिकल डिलीवरी, उन्होंने लिखा यू हैव रिसीव्ड गुड्स और सर्विसेज। आपको हो सकता है कि ओनरशिप रिस्क रिवॉर्ड जिस दिन ट्रांसफर हो गए, वस्तु आपको प्राप्त हो गई सर। तो इस तरीके से समझिए सर, मान लीजिए आप हैं, अभी रिसीव्ड बाय हिम वर्ड है वहां पर, इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए क्या वर्ड यूज किया गया है? गुड्स और सर्विस रिसीव्ड बाय हिम। ठीक है, हिम का क्या मतलब है? रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन। अब मान लीजिए आपको ना मिलके आपके बेटे को मिली, क्या आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगी या नहीं मिलेगी? बेटे को मिली सर्विस? हाँ, क्या क्वेश्चन समझा नहीं ठीक से सर आपको? कोई वस्तु है सर, वो आपको मिलना थी, हाँ। आपको नहीं मिलके आपके बेटे को मिली, क्या क्रेडिट मिलेगी या नहीं मिलेगी? मेरे थ्रू दिखाया जाएगा तो मिलना चाहिए, क्योंकि मेरे अकाउंट्स में माल उसको डिलीवरी हुआ है। सर जहां पर किसी वस्तु की अधिकार, ओनरशिप ट्रांसफर कर दी जाती है, मैंने आपको किसी वस्तु का अधिकार दे दिया कि भाई साहब ये वस्तु का प्रॉफिट और लॉस आपका, मैंने उदाहरण दिया था, आप किसी दुकान पे जाते हैं और आप सामान लेते हैं, पत्थर लिया आपने साहब, आप राजस्थान गए, कलकत्ता से मकान बन रहा था आपका, आपने पत्थर पसंद किए, आपने पत्थर की वहां से मार्बल लिया, मार्बल की स्लैब वाले ने बोला कि भाई साहब रास्ते में टूट फूट बहुत होती है, ये माल जैसा है मैं आपको इस दुकान पे दे रहा हूँ, इसके बाद की मेरी जवाबदारी नहीं है, आप ले पधारो। उसने बोला कि आपकी जिससे मर्जी पड़े वैसे लेके जाओ, मेरी कोई रास्ते की जवाबदारी नहीं है, आपको माल प्राप्त हुआ या नहीं हुआ? मेरा प्रश्न आपसे ये है। माल तो डिलीवरी दिखा दिया, उसको इनपुट मिलेगा सर। रिस्क रिवॉर्ड ट्रांसफर हो गए। हाँ। जहां रिस्क रिवॉर्ड ट्रांसफर हो जाता है, माल मिल जाता है। माल का ये मतलब नहीं कि आपके गोडाउन में आना चाहिए, मैं बार बार ये कहना चाह रहा हूँ। एक सामान्य मिसकंसेप्शन ये होता है साहब कि मुझे किसी वस्तु की क्रेडिट तभी मिलेगी जब वो गुड्स मेरे गोडाउन में आएगा। गोडाउन में आना कहीं आवश्यक नहीं है। अच्छा रिस्क रिवॉर्ड अगर आपको मिल गए हैं तो वो वस्तु आपको प्राप्त हो गई है। मेरा सर मेरे को गुड्स मिला और डिपार्टमेंट बोलता है तुमको फर्स्ट बिल है, अब मैं इसका क्या रिप्लाई करूं उसका? तुमको क्या मिला साहब? गुड्स मैंने डिलीवरी लिया है जी, डिपार्टमेंट बोलता है ये फर्स्ट बोगस है, बोगस। हाँ ठीक है ना सर। सर देखिए, मैं आऊंगा अभी सेक्शन 16 पे। ठीक है, ये तो अभी शुरुआत है सर, मैं सेक्शन 16 तक आने दीजिए मुझे, और या फिर चाहते हैं तो ये सब चीजें छोड़ते हैं और हम सेक्शन 16 के ऊपर डिस्कशन करते हैं। 60 स्लाइड्स है सर, और ऑलमोस्ट 30 मिनट्स हो गए हैं सर उनको 2 स्लाइड्स पे। ठीक है सर, आने दीजिए सर, आएंगे अपन। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा सबमिशन ये है कि अगर मेरी प्रिंसिपल सप्लाई बिजनेस नहीं है तो मेरी एंसिलरी सप्लाई जो है वो भी व्यापार नहीं आना चाहिए। लेकिन अगर कोई व्यक्ति गलती करता है कि वो जीएसटी रजिस्ट्रेशन ये मानते हुए ले लेता है कि वो एक्टिविटी भी सप्लाई है उसकी और ये व्यापार कर रहा है वो, तो फिर वो बाद में ये सबमिशन नहीं दे सकता कि साहब क्योंकि मेरी मुख्य गतिविधि जो है वो व्यापार नहीं थी तो मेरी एंसिलरी भी नहीं आना चाहिए और मुझे माफ किया जाए। आपको रजिस्ट्रेशन लेने के पहले डिसाइड करना है कि आप जो एक्टिविटीज कर रहे हैं वो व्यापार में आती है या नहीं आती है। कंसीडरेशन, अब कंसीडरेशन को जब हम देखते हैं सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 में, ये कंसीडरेशन में यहाँ क्यों लेकर आया हूँ, अभी वर्तमान परिस्थिति में ऐसा हो रहा है, कोविड काल में मान लीजिए एक व्यापारी है और उसकी इंडस्ट्री में सब एम्प्लॉइज ने कहा कि साहब कोविड टाइम चल रहा है और हम लोग भी मिलकर कुछ करते हैं, और प्रत्येक एम्प्लॉय 10-10 हजार रुपए इकट्ठा करता है, और अपन साहब 20 एम्प्लॉय हैं, 10-10 हजार रुपए हर व्यक्ति इकट्ठा करके ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स हम लोग ले आते हैं, और ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स जो हैं वो हम डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करते हैं, जिसको आवश्यकता होगी जिसको जरूरत होगी दे देंगे।
ये 10-10 हजार रुपए जो आपने लिए, कीर्ति सर वॉइस नहीं आ रही। और 2 लाख रुपए इकट्ठा करें, मेरा यह है कि कंसीडरेशन जो है, अभी आ रही है सर? जी हाँ भाई। कंसीडरेशन, आपने 10 इंप्लॉइज हैं आपकी फैक्ट्री में, 10 इंप्लॉय ने मिलके 10-10 हजार का चंदा किया, 10,000 रुपए इकट्ठा करे, कंट्रीब्यूट किए, और 2 ऑक्सीजन या 3 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स लेकर आए, ये सोच के कि किसी को आवश्यकता होगी उसे ये ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर दे दिए जाएंगे। मेरा प्रश्न ये है कि क्या ये 2 लाख रुपए जो इकट्ठा हुए हैं, ये 2 सेक्शन 31 की ध्यान में रखते हुए, क्योंकि ये यहाँ पर कह रहा है कि एनी पेमेंट मेड और टू बी मेड बाय मनी और अदरवाइज इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई बाय रिसिपिएंट और बाय अदर पर्सन, चाहे तो रिसिपिएंट वास्तव में जो गुड्स को प्राप्त कर रहा है उसके द्वारा दिए जाए या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा दिए जाए, इसे हम क्या मानेंगे? कंसीडरेशन मानेंगे। तो क्या वो जो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर हमने परचेज किए हैं और उसके लिए जो एम्प्लॉइज ने मुझे 10-10 हजार रुपए दिए हैं, उसे कंसीडरेशन माना जाएगा? क्या ये सप्लाई मानी जाएगी? मेरा प्रश्न आप लोगों से है, कृपया कमेंट कीजिए चैट बॉक्स में। नवनीत कुमार जी कह रहे हैं नो। वेद मित्रा साहब कह रहे हैं नो अलीगढ़ से। शैलेन जैन जी कह रहे हैं नो। अजय बिल्कुल बोहता सही कह रहे हैं बात। कंसेशन। तरुण जी नहीं, सप्लाई नहीं है। देखिए, कंसीडरेशन की बात तो तब आएगी, सबसे पहला टेस्ट है सप्लाई। सप्लाई टेस्ट क्लियर नहीं हो रहा है तो कंसीडरेशन तक जाना ही नहीं है। एंड इट इज नॉट सप्लाई। सप्लाई, सेल, एक्सचेंज, ट्रांसफर, बार्टर में जो मेरा जाएगा केवल वही सप्लाई है। अगर वो उस परिभाषा में कहीं भी नहीं आ रहा है तो ये सप्लाई नहीं है। कंसीडरेशन टेस्ट बाद में आएगा, पहले तो मुझे सप्लाई टेस्ट देखना है। एंड बिकॉज इट इज नॉट सप्लाई, वो जो मैं कॉन्सेंट्रेटर के लिए जो 10-10 हजार रुपए ले रहा हूँ वो डोनेशन के रूप में या आपसी सहयोग के रूप में ले रहा हूँ, दैट इज नॉट सप्लाई। एंड बिकॉज इट इज नॉट सप्लाई, तो आप कॉन्सिडरेशन वाला टेस्ट जो है वो यहाँ पर कॉन्सिडरेशन का टेस्ट नहीं लगा पाएंगे। इट इज नॉट कंसिडरेशन फॉर दैट थिंग। चलिए, मूविंग टू फर्दर। अब हम जब सप्लाई में जाते हैं तो शेड्यूल 1, 2, 3 हमारे सामने आता है। शेड्यूल 1 जो है वो बात करता है कि इवन विदाउट कंसीडरेशन होगा तो भी सप्लाई मान लिया जाएगा। कुछ सप्लाई ऐसी हैं जिसको कंसीडरेशन के विदाउट भी है तो सप्लाई मानते हैं। शेड्यूल 2 बोलता है कि किसी चीज को सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा या सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा, ये डिसाइड शेड्यूल 2 करता है। शेड्यूल 3 कहता है कि नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस, दोनों में ही नहीं आता है। ये तीनों शेड्यूल हमें मुख्यतः ये बात बताते हैं। अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस का कुछ करके देखते हैं कि कोई चीज सप्लाई में आ रही है या नहीं आ रही। शेड्यूल 1 कहता है कि अगर विदाउट कंसीडरेशन है तो मैं सप्लाई मानता हूं। कहां पर? परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट्स whether ITC has been taken. Transfer or disposal of business assets. Business assets is a very wide term. Why wide term? Fixed assets is also business assets. Current assets is also business assets. Stock is also business assets. तो अगर मान लीजिए मेरे यहाँ पर स्टॉक भी डिस्पोज ऑफ हो रहा है किसी तरीके से या परमानेंटली ट्रांसफर हो रहा है तो उसे क्या मान लिया जाएगा? सप्लाई। ठीक है, जहां पर मैंने आईटीसी अवेल की है, लोग जनरली इसमें क्या समझते हैं कि फिक्स एसेट्स ट्रांसफर कर रहा हूं तो ही सप्लाई मानेंगे। ना साहब, द वर्ड which they have used is a business assets and because stock is also business assets, तो अगर आप किसी को स्टॉक विदाउट कंसीडरेशन ट्रांसफर कर रहे हैं तो वो यहां पर आ जाता है इस हिसाब से। और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। एक पेट्रोल पंप है साहब, पेट्रोल पंप ने कोई असेट्स परचेज करी और उस असेट्स का इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि मिलता ही नहीं, और उस असेट्स को ऐसे ही डिस्पोज ऑफ कर दिया। क्या मुझे जीएसटी पे करना है? तो मुझे जीएसटी पे नहीं करना है क्योंकि मैंने उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम नहीं की। मैंने उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम नहीं किया, मैंने उसको पैसे में किसी को ट्रांसफर कर दिया। क्या मुझे जीएसटी पे करना है?
जवाब दीजिए चेक बॉक्स में। राहुल दर्जी कह रहे हैं यस, बाकी लोग ज्यादा कह रहे हैं सब नो। सुधीर भारद्वाज कह रहे हैं कि इन केस ऑफ डेथ ऑफ द प्रोप्राइटर स्टॉक क्वेश्चंस बाद में लेंगे सर, अदरवाइज नहीं तो क्या होगा, हर आदमी अपने दिमाग में जितने क्वेश्चंस है ना वो क्वेश्चन पुट करेगा। करेक्ट कह रहे हैं सर, इट इज अ सप्लाई, टैक्स लगेगा क्योंकि विनीत जी इट इज अगेंस्ट कंसीडरेशन। देखिए विदाउट कंसीडरेशन है तो नहीं है, लेकिन इफ इट इज अगेंस्ट कंसीडरेशन तो पे करना है। अरे सर डिसोल्यूशन ऑफ फर्म विल मीन परमानेंट ट्रांसफर, वो एक्सेप्शन है सर उसमें, अभी हम एक्सेप्शन डिस्कस नहीं कर रहे हैं। बिजनेस ट्रांसफर अगर आपका होता है, मर्जर्स होता है, एक्विजिशन होता है, उसको सर स्पेसिफिकली एक्सक्लूड किया है। स्लम सेल एक्सक्लूसिवली एक्सक्लूड किया है। हम एक्सक्लूजन्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम अभी यहां पर बात कर रहे हैं कि इस तरीके से अगर ट्रांसफर होता है तो उसे माना जाएगा। लेकिन अगर कोई डेथ होती है, कोई पार्टनरशिप फर्म होती है, उसका कन्वर्जन हो जाता है पार्टनरशिप फर्म का कंपनी में, एलएलपी का कंपनी में कन्वर्जन हो जाता है, एक कंपनी का दूसरी कंपनी में अमलगमेशन हो जाता है, एब्जॉर्प्शन हो जाता है, रिकंस्ट्रक्शन हो जाता है, स्लम सेल हो जाती है। दीज ऑल आर एक्सेप्शंस, दीज ऑल आर एक्सेप्शंस, हम उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं अभी। देखा जाए तो और इसके आगे हम बात करें, दैट इज नॉट इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। अगर मान लीजिए कोई व्यापार खत्म हो रहा है, सो दैट इज नॉट इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। व्यापार के दौरान कहाँ है, वो तो व्यापार ही खत्म हो रहा है, सामान्यतः कहाँ होता है। चलिए, तो हम यहां पर जितनी भी अभी बात जो करी ये जनरल बात कर रहे हैं, एक असेट्स दो असेट्स हमने ट्रांसफर करी, हम बिजनेस ट्रांसफर की बात नहीं कर रहे हैं। बिजनेस ट्रांसफर, यस बिजनेस ट्रांसफर हो रहा है, तो मेरे सप्लाई में उन्होंने वैसे ही बोल रखा है कि उसको एग्जम्पशन दे रखी है। ठीक है, मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर कोई कैपिटल गुड्स जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, आग लग जाती है, कुछ हो जाता है, जो जीएसटी रिजाइन के पहले खरीदा था मैंने और आज की डेट में इसमें से किसी तरीके से जा रहा है, क्या उस पर जीएसटी पे करना होगा या उस पर आईटीसी रिवर्स करना होगी? मैंने वैट रिजाइन में उसकी इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर ली थी, जवाब दीजिए यस या नो में। 2017 से पहले कोई एसेट्स खरीदी थी और उस पर आईटीआर मिलती थी, उस समय मैंने वो क्लेम की थी और अब मैं उसको बिना किसी कंसिडरेशन के रवाना कर रहा हूं, क्या मुझे जीएसटी पे करना होगा? कुछ कह रहे हैं यस, कुछ कह रहे हैं नो। देखिए मुझे नहीं पे करना होगा सर, क्योंकि यहाँ पर इनपुट टैक्स क्रेडिट वर्ड यूज किया है। इनपुट टैक्स क्रेडिट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 62 ऑफ द एक्ट, और वहां पर कहीं भी उन्होंने ये बात नहीं करी है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट इंक्लूड्स क्रेडिट ऑफ वैट, क्रेडिट ऑफ एक्साइज, क्रेडिट ऑफ सर्विस टैक्स। सेनवेट क्रेडिट की उन्होंने कहीं बात नहीं करी, इनपुट टैक्स रिबेट की उन्होंने कहीं बात नहीं करी, केवल आईटीसी की बात करी। और आईटीसी क्या है, जो सीजीएसटी एक्ट, एसजीएसटी एक्ट और आईजीएसटी एक्ट में डिफाइन किया गया है, दैट इज ओनली इनपुट टैक्स क्रेडिट। सो अगर मैंने किसी पुराने एक्ट में उसका क्रेडिट लिया भी था, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस फॉर मी फॉर दैट पर्पस, तो वो यहां पर नहीं आएगा। अब साहब रिलेटेड पार्टी को हम ट्रांजेक्शन करेंगे विदाउट एनी कंसिडरेशन है तो भी वो सप्लाई मान लिया जाएगा। पार्टनरशिप फर्म है, पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर ने अपनी बिल्डिंग पार्टनरशिप फर्म को बिजनेस चलाने के लिए दी और पार्टनर उसका कोई रेंट चार्ज नहीं करता। हस्बैंड वाइफ पार्टनर है, हस्बैंड के नाम पे बिल्डिंग थी, हस्बैंड ने फर्म को दे दी और अब उस पर कोई रेंट चार्ज नहीं करते हैं, और हस्बैंड का एक अलग जीएसटी नंबर है। क्या ये जो रेंट हस्बैंड चार्ज नहीं कर रहा है, यहां पर ये लाइबिलिटी आएगी कि इट इज अ सप्लाई और इस पे रेंट नोशनल वैल्यू पे करना पड़ेगा? आप लोगों से क्वेश्चन है, जवाब दीजिए सर। अशोक जी कह रहे हैं यस आएगी। बीएस साचन जी कह रहे हैं नहीं आएगी। राजेश कपूर जी कह रहे हैं नहीं आएगी, नो। शैलेन जैन भी कह रहे हैं नो। वीएस सचान साहब कह रहे थे
अवधेश जी नो। दीजिए दीजिए सर, अच्छा है, यही क्वेश्चंस तो डेली आ रहे हैं हमें। सौरभ जी कह रहे हैं नहीं। अशोक कुमार नो। सिंगला बरनाला से, वो कह रहे हैं यस। सौरभ जी कह रहे हैं नो, अशोक जी कह रहे हैं नो। देखिए साहब, नासिक से अशोक कदम साहब कह रहे हैं नो। सबसे पहली बात, अगर आप रिलेटेड पार्टी पे जाते हैं तो इसका जवाब होता है यस। जनरल तरीके से अगर आप जाते हैं तो इसका जवाब होता है यस। क्यों? क्योंकि अगर रिलेटेड पार्टीज के साथ आप कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हैं और वो ट्रांजेक्शन है विदाउट एनी कंसीडरेशन है, तो अकॉर्डिंग टू सप्लाई शेड्यूल 1 इट इज अ सप्लाई फर्स्ट। सेकेंड, वैल्यूएशन रूल्स केम इनटू पिक्चर, जहां पर रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजेक्शन किया गया और कंसीडरेशन भी नहीं है और रिलेटेड पार्टी, पहली बात तो वैल्यूएशन रूल्स केम इनटू पिक्चर और उसके अकॉर्डिंगली वैल्यू निकलती है। बट स्पेसिफिकली इन केस ऑफ पार्टनरशिप, बाकी सब जगह बात नहीं कर रहे हैं साहब। बाकी अगर डायरेक्टर ने कंपनी को विदाउट एनी रेंट दिया है, जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी आएगी। स्पेसिफिकली पार्टनरशिप जो है, बिकॉज पार्टनरशिप फर्म इज डजंट हैव एनी सेपरेट लीगल एंटिटी, ओनली फॉर द पर्पज ऑफ इनकम टैक्स एंड जीएसटी उसको एक सेपरेट असेसी ट्रीट किया है, बट दैट इज नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी एट ऑल। पार्टनर्स पार्टनरशिप फर्म की लाइबिलिटीज के लिए जॉइंटली और सेवरली लाइबल होते हैं। दैट्स व्हाई केवल फॉर द पर्पज ऑफ इम्पोजिंग टैक्स लाइबिलिटी वो एक सेपरेट असेसी है। इट डजंट मीन कि वो स्टेटस अलग अलग है। इसलिए यहां पर इस प्ली के साथ जो है वो बचाव होता है, और यही रीजन है कि इनकम टैक्स में अगर पार्टनर अपनी फर्म को दुकान देता है विदाउट एनी रेंट, तो भी नोशनल रेंट पार्टनर के हाथ में टैक्स नहीं होता है। यही रीजन है इनकम टैक्स में कि अगर पार्टनरशिप फर्म से पार्टनर को कोई रेम्युनरेशन मिलता है तो बिजनेस हेड में टैक्स होता है, बिकॉज देयर इज नो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप इज एग्जिस्ट। बेसिस ऑफ चार्ज से वो हटता है। तो जब हम पार्टनरशिप एक्ट को देखते हैं तो बिकॉज पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म दोनों अलग अलग व्यक्ति नहीं है, दोनों अलग विधिक व्यक्ति नहीं है, दैट्स वाई उसको ये छूट मिलती है केवल पार्टनरशिप के केस में। बाकी बात हम नहीं कर रहे हैं। अब बात आती है रिवर्स चार्ज की, जहां पर कंपनी ने डायरेक्टर्स को कुछ पे किया अदर देन सैलरी। रिवर्स चार्ज की बात आती है कि डायरेक्टर एनी पेमेंट मेड टू द डायरेक्टर्स इज लाइबल फॉर रिवर्स चार्ज कंपनीज के केस में। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, वेदर कमीशन पेड टू द डायरेक्टर इज लाइबल फॉर रिवर्स चार्ज और नो? काइंडली कमेंट इन योर चैट बॉक्स। कंपनी इज लाइबल, वेद मित्रा जी कह रहे हैं। ब्रह्मदेव शर्मा जी कह रहे हैं नो। राजेश जी यस यस। सरजीव जी कह रहे हैं आरसीएम एप्लीकेबल ऑन कंपनी, यस ओके। जयप्रकाश जी ने सही कहा है कि इफ अमाउंट पेड एज सैलरी देन नॉट लायबल। देखिए सर क्या है, पहली बात, एनी पेमेंट मेड इन अ कैपेसिटी ऑफ एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप इज कवर्ड एंड पार्ट एंड पार्सल ऑफ सैलरी। और जीएसटी ने भी इसको डिफाइन किया कि सेक्शन 192 में अगर टीडीएस हो रहा है सो दैट विल बी ट्रीटेड एज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर सैलरी। तो जहां पर कर्मचारी और नियोक्ता के कारण कोई भुगतान किया जा रहा है वो सैलरी माना जाता है, वहां छोड़ दिया जाएगा, वहां आरसीएम एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन रेंटल का जो भुगतान कर रहे हैं इट इज नॉट बिकॉज ऑफ व्हाट, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। इस तरीके का कोई भुगतान है, रेंट दे रहे हैं डायरेक्टर को, उस पर आरसीएम में टैक्स पे करना होगा। सिटिंग फीस दे रहे हैं, आरसीएम में टैक्स पे करना होगा डायरेक्टर्स को। तो इस तरीके के अगर कोई भुगतान है तो वो आरसीएम में कवर होंगे। कमीशन वगैरह एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप के कारण अगर कुछ दे रहे हैं तो वो यहां पर कवर नहीं होंगे। चलो अब बात करते हैं हम कि ट्रांजैक्शन ट्रीटेड एज अ सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस। जहां पर मैंने कोई असेट्स है, टाइटल इन गुड्स राइट, मैंने जो है टाइटल इन गुड्स ट्रांसफर कर दिया, वो चीज मानी जाती है सप्लाई ऑफ गुड्स।
और राइट विदाउट ट्रांसफरिंग टाइटल इन गुड्स अगर दिए, राइट टू यूज ऑफ असेट दिए, वो सप्लाई ऑफ सर्विस माने जाते हैं। ये मुझे यहाँ पर डेफिनेशन मिलती है। अब क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए लॉकडाउन पीरियड चल रहा है साहब, और लॉकडाउन में किसी आदमी ने कहा कि साहब 1 महीना लॉकडाउन रहा है, 2 महीना लॉकडाउन रहा, और मैं इस लॉकडाउन पीरियड का रेंट नहीं दूंगा, क्या उसके ऊपर जीएसटी की लाइबिलिटी आएगी या नहीं? व्यक्ति ने हमें रेंट नहीं दिया है 2 महीने का लॉकडाउन के कारण, क्या उसकी जीएसटी की लाइबिलिटी आएगी या नहीं? चैट बॉक्स में जवाब दीजिए। संजीव जी कह रहे हैं नो, राजेश जी कह रहे हैं नो, मनोज जी कह रहे हैं नो, शिव जी कह रहे हैं नो, सौम्य राव जी कह रहे हैं नो, नॉट लाइबिलिटी। ऑलमोस्ट सभी का जवाब है कि कोई लाइबिलिटी नहीं आएगी। ठीक है, रेंट इज कवर्ड अंडर कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस। सर बिल इशू की बात ही नहीं है। पॉइंट ऑफ टैक्सेशन क्या बोलता है? कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस के केस में आपको मंथली बेसिस पे या पीरियोडिकली बेसिस पे इनवॉइस इशू करना है। आपके पास पहली बात तो ये ऑप्शन नहीं है। जीएसटी पेमेंट बेस पे लगता ही नहीं है, जीएसटी सप्लाई पे लगता है। आप इसको सब पेमेंट से लेकर जा रहे हैं कि मुझे रेंट का पेमेंट नहीं मिला इसलिए सप्लाई नहीं है। किसी को उधार माल बेचा और उसने भुगतान नहीं किया, टैक्स पे करना है। किसी को सेवाएं दी, उसने आपकी सेवाओं का भुगतान नहीं किया, आपको टैक्स पेमेंट करना है। उस व्यक्ति ने आपकी 2 महीने असेट्स वापरी लॉकडाउन में, कंटिन्यूअस सप्लाई, आपका एग्रीमेंट था उसके साथ 11 महीने का, 1 साल का, 3 साल का, देयर वाज एन एग्रीमेंट। 3 महीने से ज्यादा का अगर किसी व्यक्ति के साथ निरंतर सेवाओं का एग्रीमेंट होता है तो वो कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस में फॉल करता है। और कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस के रूल्स कहते हैं कि आपको एक निश्चित तारीख को, एक निश्चित समय को, एक निश्चित अवधि के बाद आपको उसका इनवॉइस रेज करना है। वास्तव में आपको भुगतान प्राप्त हुआ या नहीं हुआ ये तो कहीं कंडीशन ही नहीं। तो जब हम इसको बिल्कुल लेमेन की तरह से चलते हैं, मुझे उस पर जीएसटी पे करना है। कार्व आउट क्या है, बचेंगे कैसे? देखिए साहब, एग्रीमेंट की बात हुई है, एग्रीमेंट में बी ओरल, मे बी ऑन प्लेन पेपर, मे बी ऑन ईमेल। तो अगर किसी व्यक्ति के पास इस तरीके की समस्या आती है, एक प्लेन पीस ऑफ पेपर के ऊपर अगर वो एग्रीमेंट बनाकर रख लेता है डिसकंटिन्यू ऑफ रेंटल का, कि साहब ये 2 महीने मेरा और आपका डिसकंटिन्यूएशन है, सो देयर मे बी सम कार्व आउट। या दूसरा, क्या इस अवधि के लिए सामने वाले व्यक्ति को क्रेडिट नोट इशू करके रिवर्स किया जा सकता है? क्रेडिट नोट सेक्शन 34 बोलता है कि अगर देयर इज सम डिस्क्रिपेंसी इन सप्लाई ऑफ सर्विस, इन दैट सिचुएशन यू मे रेज क्रेडिट नोट। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो आप क्रेडिट नोट भी दे सकते हैं। तो अगर ये किसी कारण से डिस्प्यूट में चला जाता है, यू मे रेज क्रेडिट नोट। लेकिन हम केवल इस बात से बरी नहीं होते हैं कि हमें जीएसटी इस पर चार्ज नहीं करना है, जीएसटी पे नहीं करना है। इट इज कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस, रिस्पॉन्सिबिलिटी है पे करने की। या तो मेरे पास में एग्रीमेंट हो, चाहे इट इज नॉट नेसेसरी, इट इज ऑन स्टैम्प, एग्रीमेंट हो कैसे भी हो, आई शुड हैव वैलिड एग्रीमेंट विद मी। और डिस्प्यूट हो किसी तरीके का तो मैं क्रेडिट नोट इशू करूंगा। दैट इज माय हम्बल सबमिशन। और एग्रीमेंट को आप चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। सो हो गया। नहीं साहब, फिर भी झगड़ा हो गया है, डिपार्टमेंट नहीं मान रहा और वो व्यक्ति भी नहीं मान रहा, अब क्या करें? तो साहब उस केस में ट्रांजैक्शन वैल्यू क्या होगी अगर पार्टी रिलेटेड नहीं है? तो जो आपसी सहमति से जो पैसा आएगा, प्राइस इज सोल कंसिडरेशन। एंड इफ प्राइस इज सोल कंसिडरेशन, अगर वो 100 रुपया देता है, 1000 रुपया देता है मुझे भाड़े का, ट्रांजैक्शन वैल्यू वो 100 रुपया 1000 रुपया मानी जाएगी।
फेयर मार्केट वैल्यू का कंसेप्ट नहीं है, अगर वो रिलेटेड पार्टी नहीं है तो वो कुछ भी अमाउंट दे दे, हम उससे अगर इस तरीके की चर्चा परिचर्चा होती है और हम उससे कहते हैं कि साहब इसका आप 500 रुपया 1000 रुपया कुछ भी नॉमिनल दे दो, तो मेरी सप्लाई की वैल्यू वो हो जाएगी और मुझे पूरे अमाउंट पे नहीं देना पड़ेगा। सो दैट इज अगेन वन कार्व आउट। आप उसको ट्रांजेक्शन वैल्यू के अंदर जो है ले जाकर चैलेंज कर सकते हो। एग्रीमेंट बना लीजिएगा साहब बेहतरी के लिए। साहब लॉकडाउन के पहले बुक किया, कोई वेन्यू बुक किया, कॉन्फ्रेंस करना थी, वेन्यू बुक कर लिया और लॉकडाउन लग गया और उस कॉन्फ्रेंस वाले ने वो पैसे फॉरफिट कर लिए, क्या इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगी? क्वेश्चन दीजिए चैट बॉक्स में, आंसर दीजिए। विवेक सिंह जी, आरसीएम एप्लीकेबल नहीं होगा, ओल्ड ज्वेलरी परचेस करिए रजिस्टर्ड डीलर से। तो आरसीएम अब यूआरडी परचेस पे कहाँ है सर? क्वेश्चन है चैट बॉक्स में, उसका जवाब दिया है। प्रवीण गोयल जी कह रहे हैं कि इफ बिल इशूड देन यस। राजेश कपूर जी कह रहे हैं यस। सहारनपुर से राकेश बाबू जी कह रहे हैं नो। राकेश बाबू गर्ग आगरा से कह रहे हैं नो। वीएस साचन जी नो। नवनीत जी कह रहे हैं गोयल साहब मुजफ्फरनगर से कह रहे हैं यस। सर समय कितना है मेरे पास? सर आपके पास समय है, हमें पढ़ने के लिए बैठे हुए सर, आप गुरु हैं हमारे, जो भी आप जितना भी पढ़ाए जाए जी, जब तक शिष्य क्या करेगा उठने के लिए जी, जब गुरु पढ़ाए जाएंगे। अरे नहीं सर, ऐसा नहीं है। नहीं सर, बिल्कुल स्पष्ट बात है हमारे यहाँ जी। हम तो शिष्य बैठे हुए हैं सर आपके चरणों में। सर हम सभी शिष्य हैं सर, हम सभी सीख रहे हैं। नहीं सर, नहीं है, आपकी महानता है सर, आप ऐसे कह रहे हैं, लेकिन ना सर, आप यस ऑन द बेसिस ऑफ एडवांस रिसिप्ट। सर जीव जी कह रहे हैं सर एडवांस रिसिप्ट पे मैं आईटीसी क्लेम नहीं कर सकता हूँ। झगड़ा चल रहा था कि गुड्स रिसीव नहीं किया, सर्विस रिसीव नहीं करी। सर मुझे आईटीसी मिलेगी। क्यों मिलेगी? एग्री टू डू एन एक्ट, रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग एनी एक्ट। किसी कार्य को करने या न करने के कारण कोई नुकसान हो गया, इट इज ऑल्सो टर्म ऑफ माई कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट। मैंने अगर किसी व्यक्ति के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया और उस कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशन पूरी न कर पाने के कारण मुझे कुछ क्लेम उसे देना पड़ा, इट इज एन बिजनेस एक्सपेंसेस। और ये तो प्रूव हो गया कि मैं फेल हो गया हूं उस कार्य को करने से, और क्योंकि मैं उस कार्य को करने से फेल हो गया हूं तो मुझे उसकी इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगी। तो अगर मैंने किसी सेमिनार के लिए, किसी कॉन्फ्रेंस के लिए या किसी कारण से किसी को एडवांस दिया था और सामने वाले ने, क्योंकि मैं उस सेवाओं को लेने में असक्षम रहा उस समय में और उस एडवांस को फॉरफिट कर दिया, तो मुझे उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा। क्योंकि आप कहते हैं कि इस तरीके की चीज सप्लाई मानी जाती है। सप्लाई ऑफ सर्विस में आप जहां पर शेड्यूल 2 में जाते हैं पार्ट ई में, वहां पर क्लॉज ई के अंदर आपने डेफिनेशन दिए कि एग्रीइंग टू डू एन एक्ट और रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग एन एक्ट और टॉलरेंट एन एक्ट और सिचुएशन टू डू एन एक्ट। अगर कुछ देना पड़ता है, कुछ मिलता है, तो उसे सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाता है। तो वहां पर जब आपने कहा है कि ये सप्लाई ऑफ सर्विस है, तो ये यहाँ पर भी मेरा जो है ये कंप्लीशन हो जाता है। और बिकॉज ये मेरा कंप्लीशन हो गया है, दैट्स व्हाई ये मेरे लिए एलिजिबल है। और वैसे भी मेसर्स गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर एंड केमिकल लिमिटेड के अंदर जो है नोटिस पीरियड के बारे में ये कहा था कि अगर रिकवरी नहीं की जा सकती है या ऐसा कुछ हुआ है, लिक्विडेशन डैमेज वगैरह कुछ मिले हैं, ये सारी चीजें इस पार्ट के अंदर कवर होती हैं और मेरी सर्विसेज जो हैं वो पूरी होती हैं, वहां पर मुझे इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा। अभी साहब होटल में क्या हुआ कि अभी ये लॉकडाउन के कारण लोगों ने जाना बंद कर दिया। होटल का पहले टेरिफ अलग था और अब टेरिफ अलग हो गया। 1000 से कम का होटल रूम है तो वो नो सप्लाई, मतलब एग्जाम सप्लाई में आता है, और 1000 से ज्यादा का है तो वो टैक्सेबल सप्लाई में आता है। मेरा क्वेश्चन ये है कि किसी व्यक्ति ने जो उसका 2000 रुपए का कमरा था उसको घटा के 1000 रुपए का कर दिया, और मेरे पास आईटीसी के लेजर में क्रेडिट खड़ी है। 31 मार्च को आईटीसी के लेजर में क्रेडिट खड़ी थी साहब 1 लाख रुपए की।
आईटीसी अवेलेबल था उसके पास, फर्नीचर वगैरह बनाया था, कुछ किया था। अप्रैल में लॉकडाउन लगा हमारे यहाँ और मई तक कंटिन्यू रहा अप्रैल में। अब अप्रैल में लॉकडाउन लगा, होटल को लगा कि यार मई में अभी ओपन हुआ है और लोग अभी वैसे भी आ जा नहीं रहे हैं। अप्रैल में भी स्थिति खराब हुई थी, तो उन्होंने जो 2000 का कमरा था उसको घटा के 1000 कर दिया। और मई में भी अभी लॉकडाउन मान लो ओपन हो जाता है 20 तारीख 21 तारीख को, और वो कहते हैं कि 1000 रुपए में कमरा दो यार, अभी तो कोई ट्रेवल कर नहीं रहा है। क्या मेरे पास जो आईटीसी पड़ी हुई है मार्च में, उस आईटीसी को मुझे रिवर्स करना होगा? जवाब दीजिए चैट बॉक्स में। राजेश जी कह रहे हैं नहीं, शैलेंद्र जी कह रहे हैं नहीं, सभी लोग कह रहे हैं कि नहीं करना होगा। कोई रीजन देगा क्यों नहीं करना होगा? एनी रीजन व्हाई नॉट? Any reason, sir? Any specific reason? अरुण बंसल साहब कह रहे हैं कि सप्लाई ऑफ सर्विस इन मई। राजेश कपूर जी कह रहे हैं बिकॉज नो लायबिलिटी अराइजेस नाउ बट व्हेन अराइजेस वुड बी एडजस्टेड। ये रीजन ही नहीं है सर, रीजन मैं बताता हूं। रूल 42, रूल 43 रिवर्सल की बात करता है। रूल 42, रूल 43 रिवर्सल की बात करता है, लेकिन वो रिवर्सल की बात करता है जिस महीने एग्जाम सप्लाई है उस महीने से। उसके पहले अगर मेरे पास कोई आईटीसी है तो वो रिवर्सल की बात नहीं करता है, देयरफॉर ये आईटीसी रिवर्स नहीं होगी। अदरवाइज और कोई कारण नहीं है जिस वजह से ये आंसर नो होगा। सो रिवर्सल नहीं होना है। मेरे ख्याल से एसीजेड वगैरह आपके यहाँ पर बहुत ज्यादा होगी नहीं, तो एसीजेड को हम स्किप कर सकते हैं। करेक्ट सर? जी सर। एसीजेड आप लोगों के यहाँ बहुत ज्यादा नहीं होंगे, तो एसीजेड को हम स्किप कर सकते हैं। स्पेशल इकोनॉमिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन सब किसी का स्पेसिफिक क्वेश्चन होगा तो बाद में ले लेंगे सर। एसीजेड मुझे बहुत ज्यादा ठीक सर कह रहे हैं, ठीक है सब लोग कह रहे हैं। नवनीत जी कह रहे हैं कि आप यू कैन स्किप एसीजेड के लिए काम में आते होंगे। कुछ ही जगह पे सब हैं, जैसे नोएडा है मेरे ख्याल से। सर कोई पूछेगा मैं जवाब दे दूंगा सर एसीजेड का। जी जी। सप्लाई जहां पर गुड्स का मूवमेंट इन्वॉल्व होता है वहां पर प्लेस ऑफ सप्लाई के रूल्स ये कहते हैं कि मुझे सीजीएसटी के एसजीएसटी कैसे लगाना होगा। वेयर मूवमेंट ऑफ गुड्स टर्मिनेट्स फॉर डिलीवरी टू द रिसिपिएंट, ये वर्ड दिया है सर। इस वर्ड में तकलीफ कहां है? मैं अगर उसी एग्जाम्पल को लेता हूं, कोई मान लीजिए आपके यहाँ गुड़गांव का डीलर है और वो नोएडा आता है और नोएडा से गुड्स परचेस करता है। नोएडा वाले व्यक्ति को क्या लगाना होगा? सीजीएसटी, एसजीएसटी या आईजीएसटी? जवाब दीजिए सर। आईजीएसटी। वेद मित्रा जी कह रहे हैं सीजीएसटी एसजीएसटी, विष्णु जी कह रहे हैं आईजीएसटी, राम जी कह रहे हैं आईजीएसटी। ऑलमोस्ट सभी का जवाब है आईजीएसटी। एडवोकेट नवनीत जी कह रहे हैं इफ एड्रेस प्रोवाइडेड देन आईजीएसटी। सर सबसे पहले रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। जीएसटी के रूल्स और लॉ रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड के लिए चेंज नहीं हो जाते हैं कि इफ यू आर रजिस्टर्ड देन यू मे चार्ज आईजीएसटी एंड इफ यू आर अनरजिस्टर्ड देन यू मे चार्ज सीजीएसटी एसजीएसटी। देयर इज मतलब नो वेयर इट इज रिटन लाइक दैट।
ये एक डिस्प्यूट का मैटर आगे चल के खड़ा होना है कि गुड्स टर्मिनेट फॉर डिलीवरी का मतलब क्या, गुड्स टर्मिनेट फॉर डिलीवरी टू द रिसिपिएंट का मतलब क्या, वेदर अगर मान लीजिए मैंने वहीं दुकान पर दिया है तो वो माना जाएगा, या उसके लिए वास्तव में डिलीवरी उस व्यक्ति ने कहां पर एंड करी वो माना जाएगा। ये भविष्य में बहुत दिक्कत आएगी। ऑल द लॉ मेकर का इंटेंशन ये नहीं था कि यहाँ पर सीजीएसटी एसजीएसटी चलाना है, मैं सब आप लोगों के साथ हूं, इसमें आईजीएसटी लगना चाहिए। वेदर अ पर्सन रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस, इन बोथ द केसेस आईजीएसटी ही चार्ज होगा। लेकिन जहां पर हमारे पास व्यक्ति का नंबर अवेलेबल नहीं है, B2C ट्रांजेक्शन है, वहां मैं वैसे भी नहीं बता सकता। अगर मान लीजिए गुड्स ऐसा नहीं जिसको डिलीवरी मैंने किसी मोड से मेरे तरफ से की हो, मान लीजिए कोई मशीन है और मशीन किसी अनरजिस्टर्ड को बेची मैंने और डिलीवरी मैंने करवाई है और वो नोएडा से गुड़गांव गई है, तो बट ऑब्वियसली आईजीएसटी चार्ज करना है। लेकिन जहां पर इस तरीके का कोई सिस्टम नहीं, वहां सीजीएसटी एसजीएसटी चार्ज करेगा व्यक्ति B2C में। B2B में तो क्योंकि रजिस्टर्ड नंबर है तो ऑलवेज उसके अकॉर्डिंगली आप चार्ज कर देंगे, बट ये लिटिगेशन का मैटर बनने वाला है। और इसीलिए 50,000 से ऊपर पे ये कहा गया है कि इवन इफ person is unregistered, it's B2C supply, you have to mention place of supply on the invoice। तो 50,000 से ऊपर का अगर कोई इनवॉइस है तो वहां पर आपको इसीलिए प्लेस ऑफ सप्लाई लिखना है, क्योंकि ये राइट कहीं नहीं दिया गवर्नमेंट में, मान के चल रही 50,000 से नीचे का है, किसी स्टेट गवर्नमेंट को मिल गया हमारे यहाँ का टैक्स में तो चलेगा, कोई तकलीफ नहीं, 50,000 तक का लॉस बेयरेबल है, छोटा है। लेकिन उससे ज्यादा कुछ है तो वो आईटीसी उस पर्टिकुलर स्टेट के अंदर आईजीएसटी के थ्रू आना चाहिए। दैट इज द होल आइडिया। यूएस वाला छोड़िए सर आप। हाँ, अब इसमें ना दिक्कत सब एक ही जगह है, वर्क कॉन्ट्रैक्ट के केस में। वर्क कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, मान लीजिए वर्क कॉन्ट्रैक्ट मिला, गुड़गांव की किसी पार्टी ने नोएडा में वर्क कॉन्ट्रैक्ट लिया और उसने नोएडा में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया क्योंकि वो आईजीएसटी लगा के चार्ज करेगा। नोएडा वाला गुड़गांव का आईजीएसटी लगा के वर्क कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट कर देगा और वो गुड्स परचेज करता है गुड़गांव से। नोएडा वाले ने गुड़गांव में वर्क कॉन्ट्रैक्ट चालू किया और नोएडा से ही गुड़गांव से ही वो वर्क कॉन्ट्रैक्ट के लिए गुड्स परचेस कर रहा है। वहां पर गुड़गांव वाला क्या चार्ज करेगा, सीजीएसटी एसजीएसटी या आईजीएसटी? वहां पर दिक्कत आएगी साहब क्योंकि गुड्स टर्मिनेट फॉर डिलीवरी इन द सेम स्टेट, गुड्स कंज्यूम इन द सेम स्टेट, तो वहां जाकर ये दिक्कत देगा। तो इसलिए वर्क कॉन्ट्रैक्ट के केस में बार बार ये कहा जा रहा है कि साहब वर्क कॉन्ट्रैक्ट को केस को लेके लिटिगेशन जो है वो खड़ा हो सकता है। सामने वाली स्टेट बोलेगी कि साहब क्योंकि गुड्स हमने इसी स्टेट में दिए, रोड कॉन्ट्रैक्ट इसका कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट यहीं चल रहा था, गुड्स इसने यहीं पर कंज्यूम किए हैं, यहीं यूज किए हैं, सो दैट्स वाई क्योंकि कंजम्पशन यही हुआ है तो हमें जो है वो हम तो नहीं मानते कि इसमें आईजीएसटी चार्ज होना चाहिए। इंटेंशन गलत आके खड़ा होता है, ऑल्दो इट इज नॉट करेक्टिव इंटेंशन। आईजीएसटी चार्ज होना चाहिए क्योंकि वो भी तो आईजीएसटी चार्ज कर रहा है, अल्टीमेटली आपकी स्टेट को टैक्स मिल रहा है। बट गवर्नमेंट साहब जहां देने की बात होती है वहां थोड़ा छोटे हृदय से काम करती है और जहां लेने की बात करती है वहां थोड़े विशाल हृदय से बात करती है। यहाँ पर मैंने देखा था एक दो ऑफिसर्स भी हैं, लेकिन ये बिल्कुल करेक्ट है, इनपुट टैक्स क्रेडिट के प्रोविजन जिस तरीके से बनाए गए हैं और ओनर्स को जिस तरीके से शिफ्ट किया गया है, या हमसे कहा जा रहा है कि आपको ये भी प्रूव करना है वो भी प्रूव करना है, उससे ये बात साफ साफ जाहिर होती है। इवन इनपुट टैक्स क्रेडिट को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर बोलते हैं यू आर नॉट एलिजिबल, you cannot claim, ITC is blocked, you have to reverse the ITC if you have not done the payment within 180 days, you are not supposed to get the input tax credit। तो वहां पर कितने तरीके से वर्ड यूज किए हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट रिस्ट्रिक्ट करने के लिए। तो जहां पर देने की बात आती है वहां पर हृदय थोड़ा सा छोटा होता है। तो ये जो है इस तरीके की चीजों में हमें ये सोचना होगा किसी भी व्यक्ति को कंसल्ट करने के पूर्व कि बाद में इस तरीके के लिटिगेशंस आते हैं तो क्या नंबर लेना बेहतर है या लिटिगेशन को झगड़ने के लिए हमें आगे प्रोसीड करना है। ऑल्दो अगर आप लिटिगेशन में जाते हैं तो ऐसा ऐसा मेरा मानना है कि वो फेवर में आना चाहिए। वर्क कॉन्ट्रैक्ट में एक चीज और पूछता हूं, वर्क कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये कहा गया है कि सेक्शन 119 में अगर कोई वर्क कॉन्ट्रैक्ट है ऑलवेज ट्रीटेड एज अ सप्लाई ऑफ सर्विस, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस कि 90% भी अगर गुड्स है और 10% एलिमेंट सर्विस का है तो भी आपको उसको सप्लाई ऑफ सर्विस मानना है वर्क कॉन्ट्रैक्ट में।
मैंने किसी को एसी का वर्क कॉन्ट्रैक्ट दिया कि मेरे यहाँ स्प्लिट एसी लगा दो, और आप इंस्टॉल भी आप ही करो और 30,000 रुपए ले जाओ, वो अलग अलग चार्ज नहीं कर रहा है। वेदर इट इज सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस, आंसर दीजिए चैट बॉक्स में। राजेश जी कह रहे हैं सप्लाई ऑफ सर्विस। एडवोकेट अशोक जी कह रहे हैं मिक्स सप्लाई। मुनीश माहेश्वरी जी कह रहे हैं सप्लाई ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ सर्विस, कंपोजिट सप्लाई। वेद मित्रा जी कह रहे हैं, शर्मा जी कह रहे हैं गुड्स, अरुण जी कह रहे हैं सर्विस, सौरभ जी कह रहे हैं बोथ, मिक्स्ड। सर सबसे पहले वर्क कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन देखेंगे तो वर्क कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन होती है इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, एंड इट इज नॉट इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। इट्स नॉट अ वर्क कॉन्ट्रैक्ट इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। इफ देयर इज एनी सप्लाई जिसमें गुड्स और सप्लाई दोनों इंक्लूड है और केवल वो इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिलेशन में है, तो भले वो 95% गुड्स हो, 5% सर्विस हो, तो भी वो वर्क कॉन्ट्रैक्ट में फॉल करेगा। लेकिन इसका यह आशय नहीं है कि सभी कंपोजिट इस तरीके की सप्लाईज जो है वो आएगी। इट इज अ कंपोजिट सप्लाई एंड प्रिडोमिनेंट सप्लाई ऑफ एसी, देयरफॉर इट्स सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस। और इसको गुड्स मानते हुए जो एसी के ऊपर चार्ज लगता है वही चार्ज किया जाएगा, न कि सर्विस का। यस, सेक्शन 16 सबसेक्शन 1 इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट को जब हम डेफिनेशन को पढ़ते हैं तो एनी पर्सन इज एंटाइटल्ड टू टेक द इनपुट टैक्स क्रेडिट, ये बात की गई है कि एनी पर्सन एंटाइटल्ड टू टेक इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन एनी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज टू हिम। ध्यान रखिएगा, टू हिम का मतलब यह है रजिस्टर्ड पर्सन। अगर एक व्यक्ति है, उसके दो रजिस्ट्रेशन है, एक मध्य प्रदेश में है, एक उत्तर प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में उसकी ब्रांच है, उत्तर प्रदेश में उसका हेड ऑफिस है। गुड्स उसको मध्य प्रदेश में रिसीव होते हैं और बिल उसको उत्तर प्रदेश में मिलता है, उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि बिल जो है, यहाँ हिम का मतलब उस टैक्सेबल पर्सन से है। टैक्सेबल पर्सन इज एंटाइटल्ड टू टेक द क्रेडिट, और ही इज नॉट टैक्सेबल पर्सन इन यूपी, ही इज अ टैक्सेबल पर्सन इन मध्य प्रदेश। तो इनवॉइस शुड बी इन द नेम ऑफ मध्य प्रदेश, नॉट इन द नेम ऑफ उत्तर प्रदेश। और अगर ऐसा कुछ होता है तो क्रॉस चार्ज का इनवॉइस बना लीजिएगा कि साहब गुड्स हमारे बिहाफ पे मध्य प्रदेश ने रिसीव किए और ये क्रॉस चार्ज का इनवॉइस है। अगर क्रॉस चार्ज का इनवॉइस होगा तो आप सेव हो जाएंगे। बहुत सारी जगह ये गलती हो रही है, जहां हेड ऑफिस और ब्रांच ऑफिस हम ऑडिट करते हैं, वहां पर इस तरीके की बहुत समस्याएं आनी है अगर ध्यान नहीं दिया तो। which are used or are intended to be used in the course of furtherance of his business। यहाँ पर भी ध्यान देने की जरूरत है, किसी दूसरे स्टेट के बिजनेस की बात नहीं कर रहा है, वो उस रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन के बिजनेस की बात कर रहा है। तो दिस इज ऑल अबाउट ये जो दो वर्ड्स हैं इसके बारे में। क्या कोई पर्सन इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकता है उसके रजिस्ट्रेशन के पहले का, प्रायर पीरियड टू रजिस्ट्रेशन? जनरली नो, एक्सेप्ट इन फ्यू कंडीशन। एक्सेप्शन इज देयर। 20 लाख का 40 लाख का टर्नओवर क्रॉस करता है, विद इन 30 डे अप्लाई करता है, जितना स्टॉक लेइंग है उसके ऊपर उसको आईटीसी मिलेगी। एक्सेप्शनल कंडीशन की बात नहीं कर रहे हैं, इन जनरल उसको क्रेडिट नहीं मिलेगी। लेकिन कोई पर्सन, अपना कोई गोडाउन है, उसका एड्रेस अपडेट करने से रह जाता है उसका, और इनवॉइस उस रजिस्टर्ड प्रीमाइसेस के नाम पर बनकर आता है, क्या इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगी? चैट बॉक्स में आंसर दीजिए। श्रीपत जी कह रहे हैं यस, अशोक जी कह रहे हैं नो, राजेश जी कह रहे हैं यस, नवनीत जी कह रहे हैं यस, अशोक जी कह रहे हैं यस, रजत कोठारी जी कह रहे हैं यस, दिवाकर शर्मा जी कह रहे हैं यस, शिवम जी यस। चलिए, तो ऑलमोस्ट लोगों का ये मानना है कि मिलेगी।
मैं आपको सर्विस टैक्स से कनेक्ट करता हूँ। सर्विस टैक्स रिजाइम में जहां पर रजिस्टर्ड एड्रेस नहीं होता था, डिपार्टमेंट इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं देता था। मुनीश जी, मैं 1 साल और वो एक्सेप्शन कंडीशन, मैंने पहले ही कहा था कि मैं एक्सेप्शन की बात नहीं कर रहा हूं यहाँ पर। एक्सेप्शन पे जाएंगे सर, हमारे पास ये सारे टॉपिक्स ऐसे हैं कि इनपुट टैक्स क्रेडिट अकेला रूल 42 3 घंटे का टॉपिक है सर। अकेला रूल 42 3 घंटे का टॉपिक है। हम किसी भी एक टॉपिक के ऊपर अगर इतना इन डेप्थ एनालिसिस करने बैठेंगे तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि हम अगर आज केवल आईटीसी के ऊपर भी अभी बात करने बैठे हैं तो हम 10 घंटे 12 घंटे आईटीसी पर बात कर सकते हैं। इतने सारे ओपन इश्यूज हैं। स्पेशल केसेस में भी मैं पूछता हूं आपसे कि स्लम सेल के केस में आपसे क्वेश्चन पूछता हूं। स्लम सेल में कंडीशन ये होती है कि इफ यू हैव एक्वायर्ड ऑल द एसेट्स एंड ऑल द लायबिलिटीज ऑन बुक वैल्यू, देन उसको स्लम सेल माना जाता है। अगर ऑल एसेट्स ऑल लायबिलिटी नहीं है तो क्या वो स्लम सेल नहीं है? और वो स्लम सेल नहीं है तो क्या उसके ऊपर आईटीसी आपको मतलब रिवर्स करना पड़ेगा या टैक्स पे करना पड़ेगा उस एसेट्स के डिस्पोज करने पर? देयर आर एन नंबर ऑफ इश्यूज सर, जिसके जवाब आप इतना बारीकी से एनालिसिस नहीं कर सकते। तो गुड्स परचेज 1 ईयर, ये एक्सेप्शन कंडीशन की बात हो रही है। मैं संज्ञान में ला दूं जिन लोगों को कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। मैंने कहा था कि आईटीसी मिलेगी क्या रजिस्ट्रेशन के पहले की? रजिस्ट्रेशन के पहले की मैंने कहा था कि आईटीसी केवल उस केस में मिलेगी जहां 20 लाख 40 लाख का टर्नओवर एक्सीड कर जाता है आदमी और 30 दिन के अंदर अप्लाई करता है। तो मुनीश जी का कहना उसमें एक कंडीशन और है कि वो जो इनवॉइस जो गुड्स है वो 12 महीने से पुराने इनवॉइस का नहीं होना चाहिए। ये उस एक्सेप्शन की बात कर रहे हैं। एक्सेप्शन तो हम यहाँ डिस्कस ही नहीं कर रहे हैं सर। सर सर्विस टैक्स में नहीं देते थे। जीएसटी एक्ट में ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सर्विस टैक्स एक्ट में स्पेसिफिकली अगर आपने बिजनेस प्रीमाइसेस को अपडेट नहीं किया था विद इन 15 डेज तो वहां पर ये कॉन्सिक्वेंसेज आते थे, वहां आईटीसी नहीं मिलती थी। लेकिन जीएसटी एक्ट में ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो अगर कोई एड्रेस किसी व्यक्ति ने अपडेट नहीं करवाया तो जनरल पेनल्टी यू कैन रेज, बट इनपुट टैक्स क्रेडिट आप उस आदमी की नहीं रोक सकते केवल इस आधार पे कि आपने जिस प्रीमाइसेस में गुड्स रिसीव किए हैं वो प्रीमाइसेस रजिस्टर्ड नहीं है। बहुत ध्यान रखिएगा, देयर इज नो सच कंडीशन इन जीएसटी लॉ। यस सर, कोई कुछ कहना चाह रहा है क्या? ठीक है। अब सब आते हैं कि आईटीसी जो है वो नहीं मिलेगा अगर रिसिपिएंट जो है वो जीएसटी चार्ज करता है एग्जाम सप्लाई पे। उदाहरण के लिए अगर कोई व्यक्ति है और वो गेहूं का धंधा करता है और वो बारदाना परचेस करता है तो उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलती है। ये बहुत सेट लॉ है, नहीं मिलती है। लेकिन अगर मान लीजिए वो व्यक्ति एक्सपोर्ट कर दे, कोई व्यक्ति गेहूं को खरीदता है और गेहूं को एक्सपोर्ट करता है, कोई एग्जम्प्ट वस्तु है, उस एग्जम्प्ट वस्तु का एक्सपोर्ट करते हैं तो जो चीजों का आईटीसी सामान्यतः आप क्लेम नहीं कर सकते हैं, आपकी सप्लाई 0 रेटेड हो जाती है, वो एग्जम्प्ट नहीं बचती है और उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट आप रिफंड मांग सकते हैं। ठीक है, वो अब एग्जम्प्ट नहीं बचा, वो 0 रेटेड हो गया और 0 रेटेड है उसका आपको आईटीसी मिलेगा। सो मेरे ख्याल से हम समय की मर्यादा को देखते हुए सर इसको यहीं कंक्लूड करते हैं। इशू बहुत हैं, ऑलमोस्ट हमने 20-22 इश्यूज कवर किए होंगे, 20-15-20 इश्यूज की बात करेंगे तो इसी पीपीटी में 60+ इश्यूज हैं। बट समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए सर फिर एक बार और टाइम लेना चाहेंगे, अभी ऐसे नहीं कंप्लीट हो पाएगा जी, मन नहीं भरा।